जी, तो हमारा टॉपिक आज का टेस्ट डिस्कशन का है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट डिस्कशन में आपने आना है। और इसके अंदर सारे के सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साथ लर्न करना है। जो जो गलतियां की हैं टेस्ट के अंदर उसको आपने उसी वक्त फौरन करेक्ट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर वन इज न्यूक्लिक एसिड और आइसोलेटेड बाय एफ सेंगर, एफ माइस्टर, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ और फ्रैंकलिन एंड विल्किन। तो आप जानते हैं कि इसमें जो करेक्ट है वो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एफ माइस्टर ने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को, और जब इसने आइसोलेट किया तो इसने एक वर्ड यूज किया था, दैट वाज द न्यूक्लियन। अब इसने न्यूक्लियन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इसने उसको न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था। और न्यूक्लियस में एक तो उसने फर्स्ट सेल्स को लिया, और बाद में फिर जो फिश स्पॉन्स है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो उससे आइसोलेट किया। और जब इस न्यूक्लियन की नेचर देखी तो उसने देखा कि ये एसिडिक है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो फिर न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। तो ये इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है। बाकी जो तीन चार साइंटिस्ट हैं इसके अंदर आपको सबकी डिस्कवरीज का पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी। उसमें एफ सेंगर जो था, आप जानते हैं कि इसने जो फिनोमिना था, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसको जो है वो डिफाइन किया। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो था उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। फ्रैंकलिन और विल्किन जो थे उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का काम किया। तो ये चारों साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है ये आपने याद रखनी। सेकंड क्वेश्चन इज ईच न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो किससे बनते हैं? वन सब यूनिट, थ्री सब यूनिट, टू सब यूनिट और फोर सब यूनिट्स। तो हम जानते हैं इसके अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको फर्क का पता होना चाहिए। अब दो सब यूनिट कौन से हैं? उसमें एक सब यूनिट जो है वो आप जानते हैं शुगर है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो जब ये दो चीजें जुड़ जाएंगी तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। और अगर इसके साथ फॉस्फेट को भी ऐड कर दें, जब इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि फॉस्फेट का डिफरेंस होता है। अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है जी, हम देखते हैं कि एक हमारे पास है एडिनिन। अब एक वर्ड अगर एडिनिन आता है तो एडिनिन जो है ये क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है। अब एडेनिन के अंदर हम क्या चीज ऐड करेंगे कि ये एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगी? तो हम जानते हैं कि इसके अंदर हम शुगर को ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें शुगर ऐड कर दें, और शुगर जो है वो जैसे ऐड होगी तो अब ये एडिनिन से बन जाएगी एडिनोसिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिनोसिन जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसके अंदर अगर हम एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि अब इसमें फॉस्फेट आ गया है। तो जब फॉस्फेट आ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। चाहे आप इसमें दो फॉस्फेट ऐड कर दें तो भी वो न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, वो एडीपी बन जाएगा। अगर तीन फॉस्फेट ऐड कर देंगे एटीपी बन जाएगा। इसका मतलब है सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाइड द न्यूक्लियोसाइड। एडिनिन है, एडिनोसिन है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है। तो आपने बताना है कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो एडिनोसिन है। इसी तरह से गुआनोसिन गुआनिन के लिए, साइटिडीन साइटोसिन के लिए, यूरिडीन यूरेसिल के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो इसमें आना शुरू हो जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फिर क्या फर्क हुआ? अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को माइनस कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस और साइटोसिन, प्यूरिन, थायामीन और पाइरिमिडीन। आप जानते हैं कि जो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्यूरिन। अब वो कौन कौन सी है डबल रिंग? डबल रिंग में एडिनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग है। बाकी साइटोसिन, थायामीन, ये दोनों के दोनों सिंगल रिंग होते हैं, इनको हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ एमटी कैट में जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर, आप लोगों ने याद रखना है कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप, इनके स्ट्रक्चर्स बकायदा आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि अमाइनो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो बताएं अमाइनो ग्रुप जो है वो किस नाइट्रोजनस बेस में लगा हुआ है? अल्फा में मैं लिख देता हूं एडिनिन, बीटा में लिख देता हूं गुआनिन, चार्ली में लिख देता हूं साइटोसिन, डेल्टा में लिख देता हूं ऑल।
तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगी? इसमें आप देखेंगे कि सब के अंदर माइनर ग्रुप होता है। एडेनिन में भी माइनर ग्रुप है, गवानीन में भी माइनर ग्रुप है, साइटोसिन में भी माइनर ग्रुप है। हाँ, इन सब के अंदर अब आपने पोजीशन को देखना है कि जो पोजीशन होगी माइनर ग्रुप की वो डिफरेंट होगी। वो आपने याद करना है कि किस ग्रुप के अंदर अमाइनो ग्रुप जो है उसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह से बाकियों के अंदर जैसे पायरामिडीन है, सिंगल रिंग है, उन सब में कार्बन नंबर 2 पर कार्बन आए कार्बन होती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो सबके लिए कॉमन है। तो इनके इंडिविजुअली स्ट्रक्चर जो है वो आपने याद रखने, और ये एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग। अब डीएनए आरएनए से कैसे डिफरेंट है और डीएनए में ऐसा क्या है जो आरएनए में नहीं है, तो आपने बताना था हमें। अगर आ जाता है इसमें इन लैकिंग, तो फिर आपने यूरेसिल बताना था, क्योंकि डिफरेंस तो है। अब यूरेसिल का भी डिफरेंस है, थायमीन का भी डिफरेंस है, लेकिन क्या चीज डीएनए में है जो आरएनए में नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थायमीन जो है वो करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन डीएनए डुप्लेक्स बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और हेल्ड टुगेदर बाय। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे आपस में अटैच होती हैं? क्या उसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन? तो याद रखना इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। जैसे आपने देखा कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ये इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होते हैं वो तो एक ही चेन के अंदर है, यानी सिंगल चेन में जो शुगर आपस में अटैच होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। डाइसल्फाइड जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान, जैसे इंसुलिन में भी डाइसल्फाइड होते हैं और हीमोग्लोबिन में भी डाइसल्फाइड होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर डाइसल्फाइड उसको मेंटेन करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी डीएनए के अंदर आपको मिलती है, और वो कहाँ होती है? आप जानते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं 0.34 नैनोमीटर, वो मेंटेन रहता है। अब वो कैसे मेंटेन रहता है? आप डीएनए में किसी जगह से भी कोई से दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होगा, और वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से, या इसके लिए हम वंडरवॉल फोर्सेस भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। All information for the structure and function of cells are stored in the RNA, cells, DNA और क्रोमोसोम। तो आप जानते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है, फिर डीएनए से आगे इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए में जाएंगी, वहां से फिर वो प्रोटीन बनाएंगी। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, लेकिन अगर हम सबके अंदर देखें कि हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है, तो आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो ही हेरिडिटी मटेरियल है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती हैं। तो इस वजह से इसके अंदर डीएनए जो है वो करेक्ट आएगा। 7th question is the agent responsible for the transforming S bacteria into R type bacteria was discovered by Avery, McLeod, McCarthy और एवरी, मैक्लॉड एंड McCarthy तीनों आएंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तीनों के तीनों। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। अगर ये पूछा जाए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए उन्होंने। अब इनमें जो हमारे पास डीएनए की हेरिडिटी नेचर है, आप जानते हैं कि सबसे पहले ग्रिफ्स ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर उसने बताया कि जो एस टाइप है वो कैसे बनता है, आर टाइप एस टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है। तो उसने देखा किसी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सका था कि कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो होता है वो एक ऐसा एजेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। जो कि एक आर टाइप बैक्टीरिया जो कि एक नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, उसको एस टाइप बैक्टीरिया यानी विरुलेंट स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। Eighth question is additional evidence supporting every conclusion was provided by Michelson and Strauss, Harsh and Chase, Lederberg and Tatum, Franklin and Wilkin। तो ये सारे साइंटिस्ट आपकी बुक में कहीं ना कहीं पे यूज हुए हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन का आपको पता होना चाहिए। लेकिन एडिशनल एक्सपेरिमेंट जो प्रोवाइड किया था डीएनए की हेरिडिटी नेचर के बारे में, वो प्रोवाइड किया था हार्श एंड चेस ने। और आप जानते हैं कि इन्होंने T2 फेज को यूज किया और उसको वहां पर लेबल्ड किया डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, और उन्होंने हैवी आइसोटॉप्स को यूज किया। मेनली उन्होंने हैवी आइसोटॉप को यूज किया था,
और कौन कौन से हैवी आइसोटॉप्स को यूज किया? उसने फॉस्फोरस को यूज किया P32 को, और सल्फर को यूज किया S35 को। तो उसने देखा कि जो P32 था वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया। ये भी सवाल आ सकता है। और S35 था, वो मीडियम के अंदर रहा, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, क्योंकि प्रोटीन अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही रहती है। तो इसने ये जो S35 था ये उसके प्रोटीन कोट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था, क्योंकि सल्फर जो है वो प्रोटीन के अंदर होती है, और फॉस्फोरस क्योंकि डीएनए के अंदर होता है। तो इस वजह से ये उसने उसके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। तो ये सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बाकी साइंटिस्ट मिजल्स एंड स्टॉल्स ने डीएनए का जो रेप्लिकेशन के मॉडल्स है उनको टेस्ट किया, और ये देखा कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है वो करेक्ट है। लीडरबर्गर, टैटम ने, इन्होंने भी म्यूटेशन के स्टडीज में वो की कि किस तरह से म्यूटेशन के रिजल्ट में डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। फ्रैंकलिन और विल्किंस जो थी, इन्होंने डिफ्रैक्शन मॉडल डीएनए का एक्स रेज पास करके, और फिर उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, ओके, हेलिकल मॉडल उन्होंने प्रोवाइड किया। तो साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है जो कि डीएनए से किसी न किसी तरह से लिंक कर रही हैं, वो लाजमी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज डिटरमाइंड बाय ए बायोकेमिस्ट P.A. लेविन, रोजालिंड फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रीफ, वाटसन एंड क्रिक। अब जैसे मैंने बताया कि इन सब का ही किसी न किसी तरह से डीएनए से लिंक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का वो किसने बताया? तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो है P.A. लेविन की। अगर आ जाता कि वॉटसन एंड क्रिक की क्या है, उसका डीएनए स्केल मॉडल है। ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसने डीएनए स्केल मॉडल दिया दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्स रे डायफ्रैक्शन ऑफ द रोजालिंड फ्रैंकलिन और मोरिस विल्किन, जो उन्होंने वहां पर किया था। तो ये यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है हर साइंटिस्ट की आपको बताना चाहिए। हमने काफी सवाल साइंटिस्ट से रिलेटेड कर लिए हैं, अब यहाँ से कोई भी आपको पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। 10th question is the overall stability of DNA molecule was is contributed by हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइपरफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइपरफिलिक इंटरेक्शन। अच्छा, ये बुक लाइन ही लिखी हुई है जिसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर इंटरेक्शन होते हैं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हाइपरफोबिक इंटरेक्शन। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्पेसिफिकली जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि 0.34 नैनोमीटर है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। हाँ, अगर पूछा जाए कि बताएं जो अल्फा हेलिक्स है डीएनए का, उसको कौन मेंटेन करता है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सवाल, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा हेलिक्स आ जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का जो डायमीटर होता है, या मैं मजीद कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, डायमीटर जो डीएनए का है वो है 2 नैनोमीटर। अब वो कैसे मेंटेन रहता है? तो आपका आंसर होगा, लेक्चर के दौरान भी हमने डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये इसकी वजह से डायमीटर मेंटेन रहता है। अब किस तरह से? क्योंकि जब एडेनिन आएगा उसके सामने थायामीन आएगा, यानी एक तरफ सिंगल रिंग आएगा, दूसरी तरफ डबल रिंग आएगा। इधर डबल रिंग आएगा एक स्टैंड पर, तो दूसरे स्टैंड पर सिंगल रिंग आएगा। तो इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सामने एक दूसरे के आमने सामने या डबल रिंग दोनों आ जाए या सिंगल रिंग आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर डायमीटर जो है वो उसका चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर डायमीटर मेंटेन रहता है बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the example of polyhydroxyaldehyde is dihydroxyacetone, ribulose, fructose, glyceraldehyde। तो अब इसमें आपने एल्डो शुगर ढूंढनी है कौन सी है। देखें, ये आपको जो मिल रही है ग्लाइसरल्डिहाइड, ये एक एल्डो शुगर है। इसको पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एल्डो शुगर है। बाकी तीनों की तीनों जो लिखी हुई हैं ये कीटो शुगर है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी 3 कार्बन वाली कीटो शुगर है। राइबुलोस, ये 5 कार्बन वाली कीटो शुगर है। फ्रुक्टोज, ये 6 कार्बन वाली कीटो शुगर है। राइबुलोज का आपको फंक्शन पता है कि राइबुलोज जो है ये कैल्विन साइकिल के अंदर जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। तो ये याद रखना है कि पेंटोज शुगर जो है इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और सवाल आपको बता रहा हूँ कि जो पेंटोज शुगर है ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही हैं। ये हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर भी यूज होती हैं फॉर्मेशन में, आरएनए में भी यूज होती हैं। किस तरह से? क्योंकि
दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर है, एक में राइबोज है, एक में डीऑक्सी राइबोज है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं एन आप जानते हैं ये को एंजाइम है जो बहुत से रिएक्शंस के अंदर यूज होता है, और आपने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर इसको पढ़ा है, एन या एन। तो इस ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका मतलब है इसमें भी पेंटोज शुगर ही होगी। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं एटीपी, तो एटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है। या मैं एडीपी लिख दूं तो वो भी न्यूक्लियोटाइड है, एएमपी लिख दूं वो भी न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है कि वो इसके अंदर भी यूज होती है। इसी तरह से एफ डी, तो एफ डी जो होती है इसके अंदर भी पेंटोज शुगर ही होगी, क्योंकि ये भी F11 एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो ये भी आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। इसी तरह से यहां अगर मैं देखूं कि सबस्ट्रेट फॉर कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के अंदर आपने पढ़ा है कि कैसे सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट करते हैं, आर यू बी पी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को इनको आपस में रिएक्ट करवाता है। तो आर यू बी पी जो है वो क्या है, इसके अंदर भी आपको पेंटोज शुगर यानी राइबुलोज ही मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजों के अंदर पेंटोज शुगर होती है। तो समटाइम ये क्वेश्चन आता है तो आप गलत कर देते हैं कि कोएंजाइम में क्या पेंटोज शुगर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एफ डी में भी है, एन डी में भी है, कैल्विन साइकिल के सबस्ट्रेट के तौर पर भी यूज होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना है अच्छे से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर केप्ट आउटसाइड इन द रिंग ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कितनी कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होती हैं, 1 2 3 और 4। तो आप जानते हैं कि 2 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होती है। तो जब इसका रिंग बनता है तो एक तो याद रखना है कि जो फ्रुक्टोज है उसका जो रिंग आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उसका नाम है फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्रुक्टोफ्यूरानोस, फ्यूरानोस का मतलब ये है कि ये 5 कॉर्नर रिंग जो है वो बनेगा। 5 कॉर्नर रिंग कैसे बनेगा, मैं फ्रुक्टोज का अगर रिंग बनाऊं तो देखें कार्बन नंबर 2 और 4 के दरमियान जो है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ ये वाली कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, 2 और 5 के दरमियान। अब कार्बन नंबर 1 कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर है, और कार्बन नंबर 6 जो है वो रिंग से बाहर है। तो ये 1 नंबर आ गई और ये 6 नंबर आ गई। तो दो जो है वो रिंग से बाहर होती है। अगर इसी जगह पर आपसे पूछा जाए कि राइबोस के रिंग स्ट्रक्चर में कितनी कार्बन, अब राइबोस 5 कार्बन वाली है, उसमें एक 5 कॉर्नर वाला रिंग बनता है, और इसमें जो उसके अंदर एक कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होगी, यहाँ 2 कार्बन रिंग से बाहर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर भी एक कार्बन रिंग से बाहर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, पिक अप द वन विच इज नॉट ए लिपिड, असाइल ग्लिसरॉल, काइटन, वैक्सी, स्टीरॉयड। कौन सा लिपिड नहीं है, तो ये आपने याद रखना कि काइटन लिपिड नहीं है। काइटन क्या है, काइटन एक पोलीसेकेराइड है, इसको होमो पोलीसेकेराइड भी कहते हैं। दूसरा, काइटन के लिए आपने एक और बात याद रखनी है कि इसके अंदर एक एन एसिटाइल ग्रुप होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्रुप। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है, या हम इवन ये भी कह सकते हैं कि कौन सी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। हालांकि पॉलीसेकेराइड या किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक एन एसिटाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, लेसिथिन माइनस कोलिन इज इक्वल टू। अगर लेसिथिन क्या है, लेसिथिन आप जानते हैं ये फॉस्फोलिपिड है, जो सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड आपके पास है वो लेसिथिन है। अब अगर इसमें से कोलिन हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा फॉस्फोटिडिक एसिड, ये करेक्ट है। अब फॉस्फोटिडिक एसिड क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है, इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं, और इसमें एक जो होता है फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब अगर हम तीनों चीजों को आपस में जोड़ दें, ये वाली, इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ देंगे तो ये बनेगा फॉस्फोटेटिक एसिड। अब ये बताएं कि ये फॉस्फोलिपिड कब बनेगा, जब इसके साथ हम नाइट्रोजनस बेस को भी ऐड करते हैं। नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट है, सेरीन है, लेसिसिन है, एथेनोलामाइन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो बाइलेयर बना रहे हैं लिपिड बाइलेयर, उसमें फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर जो है वो कोलीन ऐड करते हैं। जब कोलीन ऐड करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा फॉस्फोटिडाइल कोलीन। अब ये जो फॉस्फोटिडाइल कोलीन है
दिस इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड और इसका नाम लेसिथिन है और ये बायलेयर के अंदर जो है वो यूज होता है, जिस वजह से ये आपको यहाँ याद रखना है कि फॉस्फोटिडिक एसिड में कौन कौन सी चीजें हैं और फॉस्फोलिपिड में क्या ऐड करेंगे, ये फॉस्फोटिडिक एसिड में कि वो फॉस्फोलिपिड बन जाए या फॉस्फोलिपिड से क्या रिमूव करते हैं कि वो फॉस्फोटिडिक एसिड बन जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। Question number 15 is the protein which regulate the metabolic activity or hormones, antibodies, enzymes और carriers। तो याद रखना है कि यहाँ लिखा है रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो रेगुलेट जो करते हैं वो हॉर्मोन्स होते हैं। देखिए हॉर्मोन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं रेगुलेटर्स और इंजाइम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सिलरेटर्स। ये दो वर्ड से भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि हार्मोन्स केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। अब उसमें क्या वजह होती है, आप जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी लर्न करने हैं। यहाँ से सवाल आ सकता है कि प्रोटीन के फंक्शंस के, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करे। लाइक एक प्रोटीन आ जाती है कि बताएं कोलेजन का क्या फंक्शन है, तो आप जानते हैं कि कोलेजन हमारी बोन्स में और हमारी कार्टिलेज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि बताएं इलास्टिन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो आप जानते हैं कि ये टेंडन और लिगामेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इलास्टिन प्रोटीन। फिर एक प्रोटीन जो है उसको कहते हैं कैसीन, ये भी याद रखने, कैसीन जो है दैट इज द मिल्क प्रोटीन। एक तो है ना मिल्क में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन है। फिर इसी तरह से ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, फाइब्रिनोजिन का क्या फंक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, आपकी जो है एक्टिन मायोसिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे की सारी जो प्रोटीन है, और प्रोटीन ज्यादातर हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करती हैं, एनर्जी देने के लिए इनका नंबर एंड पे आता है। यानी अगर तीनों चीजें प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, लिपिड्स भी हैं, तो सबसे पहले जो एनर्जी देनी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ने देनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो लिपिड्स एनर्जी देंगे, और तीसरा नंबर जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड दोनों ही ना हो तो फिर प्रोटीन एनर्जी देते हैं। यानी जैसे स्टारवेशन के अंदर के कहत पड़ गया, कोई खाने को चीज नहीं मिली और जो बॉडी में फैट्स थे वो भी डिसॉल्व हो गए, और फाइनली फिर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, तो जिससे फिर बहुत ज्यादा कमजोरी और फिर उसके बाद डेथ होती है। तो ये प्रोटीन के जितने भी फंक्शन है तमाम प्रोटीन्स के, ये आपने याद रखना है। अब जैसे कैरियर प्रोटीन यहाँ लिखा हुआ, कैरियर प्रोटीन जो है ये आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होती है। फिर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, तो इसका मतलब है वो भी एक कैरियर प्रोटीन के अंदर जो है वो आ जाती है। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन। अब कितने पेप्टाइड बॉन्ड यूज होंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि इसके अंदर इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं, तो आप जानते हैं उसके अंदर अमाइनो एसिड जो 51 होते हैं। 51 के अंदर हम जानते हैं दो चेन्स होती हैं, उसमें एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, 21 और 30 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, हम हर चेन के अंदर अलग अलग देखेंगे, तो हर चेन में जितने भी अमीनो एसिड होंगे उनमें से एक कम करके हम पेप्टाइड बॉन्ड लिख देते हैं। इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 20 है और इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड 29 है, तो इसका मतलब है कि टोटल जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो 49 होते हैं इसके अंदर। तो जो दो चेन्स होती हैं अल्फा और बीटा, ये आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, इनके दरमियान हम देखेंगे वो होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते बल्कि इनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से 49। इसी तरह से एक और सवाल आ सकता है कि जी आपके पास एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में टोटल अमाइनो एसिड देखते हैं तो वो तो आ जाते हैं 574, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं तो आपका आंसर होगा 570, क्योंकि इसके अंदर भी चार चेन्स होती हैं, हर चेन में अलहदा अलहदा जब आप काउंट करते हैं तो आपको 570 मिलेंगे, और इसमें जो चेन्स होती हैं वो अगेन डाइसल्फाइड लिंकेज से आपस में अटैच होती हैं। 17th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, the reason that many humans gain weight as they grow older is that the amount and the energy they need decrease with age while their intake of dash does not।
किस चीज का वो इनटेक अगर कम ना करें तो उनको वेट गेन करना शुरू हो जाएंगे। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो इसमें जो करेक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा लेंगे या उतना ही लेते रहते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी की नीड कम हो गई है और उसमें एनर्जी ज्यादा आप ले रहे हैं, जिससे ओबेसिटी या वेट गेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में फैट डिसॉल्व होंगे। अभी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया कि किस तरह से कौन सी चीज कंज्यूम होती है। 18th नंबर में आ जाए। एन अनयूजुअल रोल ऑफ लिपिड इज दैट दे आर मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर, स्टीरॉयड हार्मोन्स, पोटेंशियल एनर्जी और कोलेस्ट्रॉल। तो अब एक अनयूजुअल रोल जो है वो इसका, बाकी तो देखें एनर्जी देना, कोलेस्ट्रॉल का या जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स का, ये तो सारे उसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। अनयूजुअल रोल ये होता है कि जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये वाटर का सोर्स भी होते हैं। ये आपने अपने बुक के अंदर पढ़ा हुआ है कि एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म से भी वो वाटर जो है वो ले सकते हैं। तो ये इसमें इसका एक अनयूजुअल रोल बनेगा। 19th नंबर हम पढ़ेंगे। फाइब्रस प्रोटीन है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब आप जानते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में दो तरह की प्रोटीन आ जाती हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको इनकी सारे के अलग-अलग प्रॉपर्टीज पड़ी पता होनी चाहिए। अब फाइब्रस जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, यस फाइब्रस इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन आपने देखना है कि कौन सी फाइब्रस प्रोटीन की करेक्टर नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यस फाइब्रस जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, हेयर, नेल्स, केराटिन वगैरह उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन जो है वो ये नहीं हो सकती। क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की होती है, फाइब्रस प्रोटीन की नहीं होती। सो दिस इज द नॉट द रोल ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। इलास्टिक इन नेचर, यस फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिक होती है। इन ग्लूकोपायरानोज कार्बन एटम नंबर 1 जॉइंस द ऑक्सीजन ऑन द कार्बन एटम नंबर। अब ग्लूकोज में जो 1 होता है वो किस कार्बन के साथ जो है वो लिंक करता है जब रिंग बनता है। तो आप जानते हैं कि 1 का 5 के साथ लिंक बनता है, जिसकी वजह से एक कार्बन रिंग से बाहर चले जाएगी जो कि कार्बन नंबर 6 होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर इसका आपको बॉन्ड बना के दिखा दूं कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का, तो इसमें कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये। अब अगर इसकी नंबरिंग कर लूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड बना है ये 1 और 5 के दरमियान बना है ये। और ये वाली 6 नंबर है, और ये 6 नंबर है दैट इज द आउट ऑफ रिंग, जिसके हम कहते हैं कि कितनी जो है वो रिंग से बाहर होती हैं। एक तो ये याद रखना है। दूसरा हम यहाँ पर एक और देखते हैं कि हम अल्फा और बीटा जो है वो वर्ड यूज करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर कार्बन नंबर 1 में ओ एच ऊपर लगा हुआ है, एच नीचे लगा हुआ है, तो एच ओ एच ऊपर क्योंकि लगा हुआ है तो इस वजह से ये बीटा शुगर होती है, या इसको हम बीटा ग्लूकोज कह सकते हैं। अगर ये पोजीशन डिफरेंट हो और ओ एच जो है वो नीचे लगा हो तो इसको हम अल्फा कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है। कार्बन नंबर 1 जो है उस पर हमें पोजीशन देखनी पड़ती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनोसैकेराइड्स परफॉर्म फॉलोइंग रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रेस्पिरेशन, मोनोमर्स ऑफ द पॉलीसैकेराइड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। तो साफ जाहिर है मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। लेकिन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी कौन कौन से, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लाइकोजन आ जाएगा और इसमें स्टार्च आ जाएगा, ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं स्ट्रक्चरल कार्बोपोलीसैकेराइड कौन से हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के अंदर सेलुलोज जो है, क्योंकि ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना रहा है प्लांट के अंदर, काइटन जो है ये फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, इस तरह के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर, ग्लूकोज, लिग्निन, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। तो आप जानते हैं कि इसमें जो लिग्निन है ये शुगर नहीं है, ये एक अल्कोहल डेरिवेटिव है लिग्निन, लेकिन ये शुगर नहीं है। ग्लूकोज भी शुगर है, सुक्रोज भी शुगर है और फ्रुक्टोज भी शुगर है। ठीक है, तीनों चीजें आपको यहाँ पर शुगर की फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द शुगर दैट मोस्ट ह्यूमन ईट एज ए स्वीटनर, कौन सी शुगर जो है
जो बहुत सारे ह्यूमन जो हैं वो एज ए स्वीटनर यूज करते हैं। उसमें आपके पास अमाइलोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, ये ग्लूकोज है। तो यहाँ याद रखना एज ए स्वीटनर जो है वो सुक्रोज यूज होते हैं। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं। ये ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, लेकिन एज ए स्वीटनर सुक्रोज यूज किया जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेजन, पोलैरिटी, एडहेजन और सरफेस टेंशन। तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोहेजन होती है या कोहेसिव फोर्सेस दैट आर बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, तो वाटर वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो कोलिजन जो है वो कोहेजन होगी। अब इसमें डिफरेंट चीजें, पोलैरिटी है। अब जानते हैं पोलैरिटी इस वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी पोलर सब्सटेंस होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन द वाटर, दैट इज ड्यू टू पोलैरिटी। या पूछा जा सकता है कि वाटर जो है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको किस प्रॉपर्टी की वजह से कहते हैं? उसको हम उसकी पोलैरिटी जो उसके अंदर है उसकी वजह से कहते हैं। फिर एक चीज है अडहेजन। देखिए अडहेजन जो है दैट इज अडहेसिव फोर्सेस। अडहेसिव फोर्सेस का मतलब है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ अगर एग्जांपल आ जाए वो ये कि सेलुलोज जो है, जो कि प्लांट की सेल वॉल में होता है, दैट हैविंग अफिनिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है वाटर के दरमियान और सेलुलोज के दरमियान भी अट्रैक्शन होती है। इसको हम इम्बिबिशन फिनोमेना कहते हैं, बिकॉज द इम्बाइब वाटर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको एडहेजन कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। तो इस तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं। सरफेस टेंशन है, वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान एक अपोजिंग फोर्स हो सकती है कि वो जो भी बाहर से फोर्स आ रही है उसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट करते हैं। जैसा अगर इंसेक्ट्स हैं, दे वॉक ऑन द वाटर, आपने देखा कि वाटर पे चल रहे होते हैं, तो वो एक सरफेस टेंशन की वजह से उनमें ये प्रॉपर्टी डिवेल्प होती है। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, वाटर एक्ट एज ए कूलिंग एजेंट फॉर द एनिमल एंड द एग्जाम्पल। एनिमल्स के लिए ये कूलिंग एजेंट है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगी? क्या ट्रांसपरेशन होगी, प्रेस्पिरेशन होगी, सब्लिमेशन होगी या कंडेंसेशन होगी? तो प्रेस्पिरेशन, एनिमल्स क्योंकि प्रेस्पायर करते हैं, जब वाटर बॉडी से बाहर जाता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप कहेंगे कि ये वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन है जिसके रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर तो कूलिंग इफेक्ट की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसके अंदर आ जाएगी। और अगर ये पूछा जा रहा है कि वाटर थर्मल स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, हीट से हमारी बॉडी को बचा रहा है, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप बताएंगे फिर इसकी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम इसको कहते हैं। तो ये सवाल आ सकते हैं। अब इसमें ट्रांसपरेशन नहीं आ सकता क्योंकि ट्रांसपरेशन प्लांट्स के अंदर होता है और ये रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एक कूलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 26 क्वेश्चन है। इट इज प्रेजेंट इन द नेल, हेयर एंड हॉर्न्स। कौन कौन सी चीजें नेल, हेयर और हॉर्न में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? फाइब्रिन, केराटिन, मायोसिन और डेक्स्ट्रिन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केराटिन। आप जानते हैं एक फाइब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, नील, हेयर और हॉर्न में प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से हर प्रोटीन का जो कहीं पर भी आपकी बुक में लिखी हुई है उसका फंक्शन जो है वो आपको याद रखना है। अब इन चारों में से अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कौन सी प्रोटीन नहीं है, तो आप देखेंगे जो डेल्टा है वो प्रोटीन नहीं है। डेक्स्ट्रिन जो होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लें, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक लो मोलिकुलर वेट पॉलीसेक्राइड्स है, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसेकेराइड। या अगर हम ये देखें कि जब एक मैं कहता हूं स्टार्च है, अब जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है तो इसमें से सबसे पहले डेक्स्ट्रिन बनते हैं, डेक्स्ट्रिन। और आप जानते हैं स्टार्च इज हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसेकेराइड, तो इससे पहले डेक्स्ट्रिन बनेगी और फिर डेक्स्ट्रिन फर्दर जो है वो कन्वर्ट होंगे, जो है वो मोनोमर्स के अंदर, या मोनोसेक्राइड्स या फिर डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां ये पूछा जा सकता है कि जो डेक्स्ट्रिन है, यहां दिस इज द इंटरमीडिएट पॉलीसेक्राइड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन।
तो जितने भी होमोपोलीसेकेराइड है, जब जो हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके रिजल्ट में डेक्सट्रिन बनता है पहले, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास मिलेंगे अदर डाइसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स। 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच आर फाउंड इन अबंडेंस। अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, तो आपने देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम और सबसे कम कौन सा है। ये आपके पास जो चार आपको मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मेंशन किया लेकिन उसने ऊपर ऑर्गेनिक पूछा है, तो वाटर इसमें नहीं आएगा, वाटर वाला तो बिल्कुल निकल जाएगा क्योंकि वाटर तो इनऑर्गेनिक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, यानी प्रोटीन सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं प्रोटीन तकरीबन प्रोकैरियोटिक सेल में 15% और यूकैरियोटिक में अबाउट 18% तक, यानी हाफ ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो काफी सारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड भी प्रोटीन होता है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, फिर लिपिड्स और डीएनए सबसे एंड पे आएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। मेनिटोल इज ए अमाइनो एसिड, शुगर अल्कोहल, अमाइनो अल्कोहल और शुगर एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक आध दफा आ भी चुका है कि मेनिटोल जो होते हैं ये शुगर अल्कोहल है। शुगर अल्कोहल बोला आपने, इसका ये याद रखना है कि मेनिटोल होते हैं शुगर अल्कोहल। 29 पे आ जाते हैं। पिक अप द वन विच इज नॉट ए लिपिड, असाइल ग्लिसरॉल, काइटन, वैक्सिस और स्टीरॉयड। तो आप जानते हैं इस तरह का पहले भी हम सवाल कर चुके हैं कि काइटन जो है वो होमोपोलिसैकेराइड है, ये लिपिड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। 30th है। एस्पार्टेम ए डाइपेप्टाइड स्वीटनर इज मेड अप ऑफ। अब ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है, एक जगह पर इसको मेंशन किया गया है पार्ट 2 की बुक के अंदर कि एस्पार्टेम जो है डाइपेप्टाइड स्वीटनर जो है वो किस से बने होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड से जो बने होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन इसकी फॉर्मेशन। तो इसको भी आपने एज इट इज याद करना है कि डाइपेप्टाइड स्वीटनर में कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। 31st है। अमाइलोज लैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ग्लूकोज मोनोमर, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, स्ट्रेट चेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या चीज अमाइलोज में नहीं होती। अब हम देखें कि अमाइलोज है ये एक अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, तो जब वो अनब्रांच होगी तो उसमें 1,6 नहीं होगा। तो यहां आपको लिंकेजेस का पता है कि अगर तो आप जानते हैं कि अनब्रांच्ड है, जैसा कि अनब्रांच्ड कौन कौन से हैं पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात कर लें, तो एक अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है, जो कि आप जानते हैं कि स्टार्च है। फिर सेलुलोज जो है वो भी अनब्रांच्ड होते हैं, और जो काइटन है वो भी अनब्रांच्ड होते हैं। यानी मैं यहां बात कर रहा हूं अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स की, तो ये सारे अनब्रांच्ड हैं। तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो सब के अंदर बनेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इनमें सारे ग्लूकोज मोनोमर है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सिर्फ फर्क यह है कि इसमें अल्फा 1,4 बनेगा और इन दोनों के अंदर बीटा 1,4 बनेगा। ये भी सवाल आ सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, उसमें एक तो स्टार्च अमाइलोपेक्टिन, ये भी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, और दूसरा है ग्लाइकोजन, ये भी ब्रांच पॉलीसेकेराइड। देखें इसके अंदर दो तरह से है, एक तो इनमें लीनियर चेन है, ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। जब लीनियर चेन आएगी तो फिर आप जानते हैं कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से बन रहे हैं, 1,4 बन रहे हैं। और जब ये ब्रांच में जाएगी लाइक दिस, तो ब्रांचेस में जाते हुए इनके अंदर जो एक एक्स्ट्रा लिंकेज बनता है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंक बनता है। तो याद रखना है कि जो ब्रांचिंग होगी उनमें 1,4 के साथ साथ 1,6 भी बनेगा। अब क्योंकि अमाइलोज जो है वो अनब्रांच है, तो इसमें 1,6 नहीं होगा। ग्लूकोज मोनोमर तो ऑब्वियसली होंगे इसके अंदर क्योंकि ये होमोपोलीसेकेराइड है। 1,4 भी बनेगा क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज के दरमियान 1,4 बनता है, और स्ट्रेट चेन भी है क्योंकि अनब्रांच्ड है, इसका मतलब है कि स्ट्रेट चेन होते हैं, इनमें स्ट्रेट चेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जी, 32nd क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकाराइड इज एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल बॉडी। सिर्फ एनिमल बॉडी कौन सा डाइसैकाराइड सिंथेसाइज करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो लैक्टोज होती है इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। तो जो मिल्क है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बॉडी ही सिंथेसाइज करती है, तो ये प्लांट्स के अंदर जो है वो नहीं बनेगा। तो याद रखना है कि लैक्टोज जो है इसको हम
मिल्क शुगर कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, मिल्क प्रोटीन जो है वो कैसीन को मिल्क प्रोटीन कहते हैं। 33वां सवाल है, मैच द कॉलम्स, कॉलम को मैच करना है। अब ये प्रोटीन्स हैं, इनके फंक्शन है, आपने देखना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पर नीचे जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल सही बने हुए हैं। देखिए कोलेजन है, इसका रोल आपको बता दिया है कि ये एक इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि शुगर को कम करता है। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक फाइट इन्फेक्शियस एजेंट है। तो अब आपने देखना है कि वन किसके साथ कर रहा है, वन फोर के साथ है, क्योंकि कोलेजन जो है वो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है वन फोर के साथ। ट्रिप्सिन जो है वो क्या है, ट्रिप्सिन जो है वो टू टू के साथ ही कर रहा है, क्योंकि इंजाइम है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, थ्री वन के साथ कर रहा है। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक फाइट इन्फेक्शन प्रोटीन इसके साथ कर रहा है। तो नीचे से ढूंढ लेंगे ये वाला कौन सा जो है वो मिल रहा है, 1 4 2 2 3 1 4 3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो आ जाएगा बीटा, 1 4 2 2 3 1 और 4 3। तो ये करेक्ट है। तो इस तरह के सवाल भी आए थे, उसको प्रॉपर्ली पढ़ें और पढ़ के देखेंगे क्या वो पूछ रहा है और उसका लिंक आपस में क्या है उसको आपने बता देना है। 34th क्वेश्चन है, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट सिंपली द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, राइट हैंड रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, राइट हैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल। अब ये इसमें आ सकता है। अब सिंपली है क्या ये, देखिए जब भी एक चेन आपको प्रोटीन की मिलती है, लाइक मैं कहता हूं कि अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए, जितने भी अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है कि जहां पहला अमीनो एसिड होगा वहां उसके अंदर अमीनो ग्रुप होगा, चाहे आप अमीनो एसिड आपस में जोड़ के देख लें। और जहां वो चेन एंड होगी उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एक तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा अमीनो ग्रुप से स्टार्ट होगी चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उस पर एंड होगी। तो इसका मतलब है कि जो पहला अमीनो एसिड होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, उस पे अमीनो ग्रुप लगा होगा, और जो आखिरी अमीनो एसिड होगा उसमें आपके पास एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। अब इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा उसको जो हम कहते हैं, इसको हम एन टर्मिनस कहते हैं, या एन टर्मिनल या एन टर्मिनस, ये दोनों करेक्ट है। और ये जो एंड होता है इसको हम कहते हैं सी टर्मिनस, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जहां पर भी चेन प्रोटीन की एंड होगी, वो एंड जो खत्म होगी चेन, वो सी टर्मिनस होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर करेक्ट ये हुआ कि ये वाली साइड लेफ्ट साइड है अगर हम देखेंगे, और वो राइट साइड पे चला जाता है, लेफ्ट से शुरू होगी राइट के अंदर। तो फिर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड एंड टर्मिनस, और जो राइट एंड होता है वो सी टर्मिनस और लास्ट अमीनो एसिड, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम चार्ली ऑप्शन ही लेंगे। 35th पे आ जाए, आइडेंटिफाइड द न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब न्यूक्लियोसाइड मैं इससे पहले भी आपकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, न्यूक्लियोसाइड जो है वो कैसे आपने आइडेंटिफाई करने हैं। देखें इसमें क्या, एडिनोसिन, यूरिडीन फॉस्फेट, यूरिडीन और साइटिडीन फॉस्फेट। अब सिंपल सी बात है कि जिसके साथ तो फॉस्फेट आ गया वो न्यूक्लियोसाइड नहीं हो सकता, वो न्यूक्लियोटाइड है। तो बाकी जो है वो एडिनोसिन, यस एडिनिन प्लस शुगर, यूरिडीन, यूरेसिल प्लस, इसका मतलब ए और सी जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, और बाकी जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। जी, 36 पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड और कंपोज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अब आपसे एलिमेंट पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट फॉस्फोरस नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन नाइट्रोजन, कार्बन आयरन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन। तो इसमें जो करेक्ट है वो बीटा करेक्ट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो ये इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, फॉस्फोरिक ग्रुप भी होते हैं, बाकी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साफ जरा शुगर भी इसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से आपने इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी चीजें। मिसाल के तौर पे अगर हम अल्फा को देखें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, तो मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये प्रोटीन्स हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, मिथायोनीन सल्फर से बना होता है, सिस्टीन सल्फर से बना होता है। तो इस तरह से हमें इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है जो कि इन एलिमेंट से बना हुआ है। 37 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अब इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में यानी पहले एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखें इसमें
कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। अब सबसे पहले देखें, पहले मुझे पता चल जाएगा कि एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सबसे पहले लगा हुआ है, यहीं से हमें पता चल गया, बहुत ज्यादा आगे सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट, एटीपी फॉस्फेट दो बढ़ गए, लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक ही है। लेकिन जब एनएडीपी करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड दो हो गए, बिकॉज द डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब इसमें डीएनए भी आ जाएगा तो डीएनए तो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इनके हैं सारे के सारे, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, फिर आगे डाई न्यूक्लियोटाइड और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 38 देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स और लिंक्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन। अब जब एक सिंगल स्ट्रैंड की बात हो रही है डीएनए मॉलिक्यूल की, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो लिंक होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं, वो बॉन्ड किसके दरमियान बनता है। तो जब हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो वो बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट के दरमियान बनता है, जहां आप वर्ड यूज करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेस्टर भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि फॉस्फो जो है वो दो तरफ बॉन्ड बना रहा है, दो शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसको हम कहते हैं पीओसी, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, एक शुगर इधर बना लिया और दूसरा पीओसी ये बना लिया। तो एक तरफ जो कार्बन होगी वो 5 नंबर पे अटैच होगा फॉस्फेट, और दूसरी तरफ कार्बन में 3 नंबर पे अटैच होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के दरमियान होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन आर इक्वल when we consider the single stranded DNA, either single or double stranded DNA और DNA as a monomer। तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो प्यूरीन और पायरिमिडीन इक्वल होंगे, क्योंकि दो स्ट्रैंड है। अगर एक तरफ प्यूरीन आ रही है, उसके सामने पायरिमिडीन आ रही है, इधर पायरिमिडीन आ रही है, उधर प्यूरीन आ रही है, जैसे एडेनिन के सामने थायमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा इनकी जो अमाउंट होती है, जैसा कि आप यहाँ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, दैट्स द चेरगफ रूल। अब चेरगफ रूल हमें ये बताता है कि जो एडेनिन होंगे जितनी अमाउंट उसकी थायामीन की भी उतनी अमाउंट है, जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, और द वाइस वर्सा, या इनका उलट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं एडेनिन जो है वो 10% है, पहले ही आप देखे करके, एडेनिन 10% है, तो बताएं कि ग्वानिन की अमाउंट क्या हो। तो इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर एडेनिन 10% है तो अंडरस्टूड है कि थायामीन भी 10% होंगे, तो ये 10 और 10 जो है वो 20% हो गए, और ये बाकी रह गया 80%। तो इसका मतलब है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा साइटोसिन और गवानीन के दरमियान, क्योंकि बाकी तो वही रह गई है ना, सारी डीएनए में 4 ही होती हैं। तो अब उसके दरमियान जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कितना कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, सॉरी 20 हो गया वहां, तो ये बन जाएगा 40-40%। 40% ये हो जाएंगे और साइटोसिन जो है वो भी 40% हो जाएंगे। अच्छा, एक और तरह से सवाल भी आ सकता है, उसको जरा देख लें। कि मैं कहता हूं कि अगर एडेनिन 10% है, तो बताएं उसी डीएनए के अंदर प्यूरीन्स कितने परसेंट होंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ सकता है। तो अब आपने प्यूरीन्स क्या है, प्यूरीन्स जो है ये हम जानते हैं डबल रिंग है, और कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरीन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा एडेनिन 10% है, तो बताएं प्यूरीन की परसेंट क्या होगी। तो आपने साथ ग्वानिन जो है उसको भी ऐड कर लेना है, तो प्यूरीन्स होंगे, इसका मतलब है वो 50% होंगे। और अगर 50% प्यूरीन है, तो फिर पायरिमिडीन कितने होंगे, ये दोनों पायरिमिडीन है, साइटोसिन और गवानीन। तो इसका मतलब है कि जो पायरिमिडीन है वो भी 50% ही होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये किसी तरह से भी सवाल आ सकता है कि प्यूरीन कितने हैं, पायरिमिडीन कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जी उसके बाद हम 40th जो है एमसीक्यू पे आगे हैं। स्टेप, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम इन ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब एंजाइम का एक्शन जो है वो किस तरह से होता है, आपने ऑर्डर जो है उसको चूज करना है। एंजाइम्स बिकॉज दे आर द प्रोटीन इन नेचर, तो हम यहाँ पर इस रेफरेंस से भी बात कर सकते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास पहला है कि एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड एंजाइम इज फ्री फॉर अनदर सबस्ट्रेट। Active site of enzyme is close proximity of the substrate and breaks the chemical bond of the substrate. The binding of the substrate include the enzyme to alter its shape, finding more tight around the substrate. The substrate bind to the active site of enzyme, fitting into the active site.
अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, आपने इसको सीक्वेंस को अरेंज करना है। अब सीक्वेंस को अरेंज करने में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये बाइंड करेगा उसके साथ। जब बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट जाकर उसकी शेप को इंड्यूस करेगा, क्योंकि इंड्यूस फिट मॉडल हमने पढ़ा है। और फिर वो सबस्ट्रेट और जब इंजाइम जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ जाएंगे तो उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे, और इंजाइम फिर प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देंगे। इसका मतलब नीचे से कर देंगे ना, 4 3 2 1, अगर आप नीचे से ऑप्शन को पढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, जिस वजह से अल्फा जो है वो करेक्ट आपको मिलेगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये कौन सा आपके पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 रिंग मिल रहे हैं, 3 जो हेक्सागोनल है, एक जो वो पेंटागोनल है, और ये बड़ा कॉमन एक कंपाउंड है जो कि आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, जिस वजह से हम अल्फा को चूज करेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल है और ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि वहां फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करता है। जी, उसके बाद आ जाता है 42 नंबर, match the column 1 and 2 and select the correct option from the choose grade codes given below। अब आपने ये देखना है, अगेन मैचिंग है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। डिफरेंट आपके साथ जो है वो यहाँ आगे है, गैलेक्टोज क्या है, एंटी कोएगुलेंट क्या है, सामने उसमें कॉलम बना वहां से आइडेंटिफाई करना है, फ्रुक्टोज क्या है, लेसिथिन क्या है, इंसुलिन क्या है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए जो गैलेक्टोज है, ए जो है वो आपके पास जो है वो मिलेगी हमारे पास प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ब्रेन शुगर, हेपरिन और फ्रूट शुगर। यस, ये जो ग्लैक्टोज है ये आपके पास है ब्रेन शुगर। ए जो है वो इसका मतलब है कि 3 है, ये 3 के साथ। एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट इज हेपरिन, सामने से हमने हेपरिन चूज करना है, ये इनहिबिट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। फ्रुक्टोज यानी सी के अंदर, फ्रुक्टोज इज फ्रूट शुगर। लेसिथिन, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, इससे पहले हम बात करके आए हैं। और ई जो है इंसुलिन प्रोटीन। तो यहां जो मुझे नजर आ रहा है कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। यस, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट ये ये मैचिंग है इसके अंदर कंप्लीट। तो इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक प्रोटीन या कोई भी कंपाउंड उसका रोल क्या है बायोलॉजिकली, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है 43rd क्वेश्चन, इस पे आ जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड एक्स एंड वाई इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल सक्सेसिव सब यूनिट्स और जॉइंट टुगेदर बाय एक्स। ये हम जब बात करते हैं सक्सेसिव मतलब एक चेन की फॉर्म में जब एक्स है, एंड ब्रांचेज और लिंक टुगेदर बाय वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में कौन सा लिंकेज होगा और वाई में कौन सा लिंकेज होगा। देखिए एक्स क्योंकि स्ट्रेट है तो ये अल्फा 1 4 होगा, वाई जो है क्योंकि वो ब्रांचिंग में है तो अल्फा 1 6 होगा। तो ये भी हमने पढ़ा कि ब्रांचिंग में 1 6 चला जाएगा और जो स्ट्रेट चेन में होगा वो 1 4 होगा। 44th जो है हम पढ़ रहे हैं, द इंसुलिन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ईच चेन। अभी मैंने इसको आपको ऊपर बता दिया कि अल्फा चेन में 21 और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, a dipeptide has 2 amino acid 1 peptide bond, 2 amino acid 2 peptide bond, 2 amino acid 3 peptide bond और 2 amino acid 4 peptide bond। तो डाइपेप्टाइड जो होता है उसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो 2 अमीनो एसिड के दरमियान एक होगा। अगर 10 अमीनो एसिड जुड़े हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, 9 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। और हर बॉन्ड बनने पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि वाटर की रिमूवल होगी। तो फिर आपको अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपने वाटर को रिमूव करके फॉर्मूला बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक सवाल आपसे आप बताता हूँ और उससे आप देखेंगे कि मैं कहता हूं कि जी अगर आप 10 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के जोड़ देते हैं, इन केस जस्ट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है कि C6H12 और O6 है। तो जब इसके रिजल्ट में जो भी कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा।
अब ये सवाल आ सकता है कि इतने मॉलिक्यूल जोड़ दिए और कंपाउंड जो बन रहा है, तो बताएं उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। अब मैं यहां आपको इसकी ऑप्शन देता हूं। लाइक ए है C60H120O60, बीटा है C50H100O50, चार्ली है C60H102O59, डेल्टा है C50H110O55। तो अब जब आपने 6 मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, सॉरी 10 मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, तो एक तो सिंपली आपने देखा कि 10 मॉलिक्यूल, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा C60H120O60। लेकिन ये रिजल्ट नहीं बने, क्योंकि हमें यहां अगर 10 मॉलिक्यूल जोड़ने हैं तो 9 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो इसमें से आपने जो आपके जेहन में मल्टीप्लीकेशन के बाद फॉर्मूला आया, इसमें से आपने हाइड्रोजन जो है वो 18 माइनस करने हैं और ऑक्सीजन जो है वो 9 माइनस करने हैं। तो उसके रिजल्ट में जो फॉर्मूला बनेगा वो चार्ली बनेगा। ईशा ने सही बताया है, ये C60H102 और O51। तो ये इसके अंदर, तो इस तरह से आपने उसको माइनस करके फिर लिख रहे हैं, तो आप उसका आंसर सही देंगे। अगर आपने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया और वाटर को रिमूव ना किया, तो इसका मतलब है कि वो गलत हो जाएगा। जी, इसके बाद अगला सवाल है, इन द हार्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट विच लेबल वाज ट्रांसफर टू द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरिया। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अभी हमने इससे पहले ऊपर सवाल ये देखा भी था और वहां इसको डिटेल में पढ़ा था कि जो P32 है वो इंटीरियर में जाएगा। उसके बाद 47 है, द आरएनए मॉलिक्यूल मोस्टली अकर्स इन डुप्लेक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल। तो आप जानते हैं कि आरएनए जो होते हैं मोस्टली वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं और डीएनए जो है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइलोज स्टार्चेस हैव ब्रांच चेन ऑफ डैश एंड और डैश इन हॉट वाटर। अमाइलोज का भी हमने डिटेल में बात कर ली है कि ये ग्लूकोज के अंदर जो है वो सॉरी अमाइलोज है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। ऊपर जो क्वेश्चन में मैंने आपको ब्रांच बताया है, ये ब्रांच नहीं होगा, ये अनब्रांच्ड करेक्ट होगा। इसको जरा सही कर लें, ब्रांच्ड को काट के, क्योंकि अमाइलोज जो हमने कहा था ये ब्रांच जो है वो नहीं होती, ये अनब्रांच होती है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होती है। तो इसके अंदर ये ग्लूकोज से बनी हुई हैं और ये सॉल्युबल होती हैं हॉट वाटर के अंदर, क्योंकि जो अनब्रांच्ड होती हैं वो सॉल्युबल हैं। तो ये सॉल्युबल हॉट वाटर के अंदर, अल्फा इज करेक्ट। It is strongly associated with the ribosomal protein where 40 to 50% of it is present. अब आप जानते हैं कि राइबोसोमल जो प्रोटीन होती हैं उसके साथ राइबोसोमल आरएनए एसोसिएट होते हैं। तो जब आप राइबोसोम को देखते हैं तो उसमें 50% राइबोसोमल प्रोटीन होती है, 50% आरआरएनए होते हैं। तो इस वजह से ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बनता है। तो ये इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जी, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर केप्ट आउटसाइड इन अ रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि फ्रुक्टोज के रिंग के अंदर जो 2 कार्बन होंगे वो रिंग से बाहर होते हैं, और नंबर भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से नंबर हैं जो कि रिंग से बाहर होंगे, 1 और 6। सो ये हमारे पास आज की डिस्कशन थी, और जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर उनको जो है वो डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।